नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है ज़िंदगी मिलेगी दोबारा और इसके 9 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 10वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, 10वें पार्ट को शुरू करते हैं। अवनी के फ़ोन ने अपने होने की घोषणा की। अवनी ने अपनी आंखें डिजिटल स्क्रीन पर रखी। आलोक का सेव्ड नंबर वहाँ दिखाई दिया। क्या तुम घर पहुँच गई? कॉल रिसीव करते ही उसने कहा। माँ ने कुछ कहा क्या? उन्होंने कॉफ़ी शॉप में अचानक फ़ोन किया था। नहीं, माँ ने कुछ नहीं कहा। मुझे देर हो रही थी इसलिए चिंता कर रही थी और मेरा फ़ोन भी बंद आ रहा था, अवनी ने कहा। चलो यह अच्छा है। मैं तो लगभग डर गया था कि अचानक क्या हुआ। और सुनो, मैं कल सुबह 6 बजे बेगूसराय जा रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि मैं सिविल ड्रेस में ही जाऊँगा। जांच करना आसान होगा। इसलिए डिपार्टमेंट से 3 दिनों की सिक लीव ली हूँ। कल सुबह? लेकिन विवान से जिरह कौन करेगा? आलोक की योजना सुनने के बाद अवनी ने कहा। मेरे अलावा भी विभाग में और अधिकारी हैं, वो इसे संभाल सकते हैं। आलोक ने लंबी जमाई के साथ कहा। अच्छा, अब फ़ोन रखता हूँ, रात बहुत हो गई है और मुझे कल जल्दी उठना भी है। इतनी जल्दी फ़ोन रख देगा? उसने खुद से थोड़ा नाराज होकर कहा। लेकिन उसने यह बात आलोक को नहीं बताई। उसने अपनी बात मन ही मन में निगल ली और हमेशा की तरह चुप रही। दूसरे छोर पर बैठे आलोक को कैसे समझाए कि वह इस समय अधिक से अधिक बात करना चाहती है। अवनी एक पल के लिए चुप रही और अपने विचारों को जल्दी से व्यवस्थित किया। फिर उसके दिमाग में जो सवाल घूम रहा था वह एक मुक्त तीर की तरह निकला उसके मुंह से। तुम्हारे साथ कौन जा रहा है? निश्चित रूप से तुम अकेले तो नहीं जा रहे हो। अवचेतन मन अकारण ही कह रहा था कि पायल आलोक के साथ भी जा सकती है। तो सीधे पूछे बिना अवनी ने गोल घुमावदार रास्ता अपनाया। नहीं, मैं अकेला जा रहा हूँ। यह एक निजी यात्रा है। तुमने ऐसा क्यों कहा? थोड़ा आश्चर्य होते हुए आलोक ने इस बार कहा। कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकती हो। आलोक की बातें सुनकर अवनी ने एक लंबी सांस छोड़ी। यह मूर्ख दिमाग भी कितनी बातें सोचता है। पायल नहीं जा रही है सुनकर दिल में थोड़ी राहत मिली। उसने सोचा था कि आलोक उसे अपने साथ ले जाएगा। ना ना, कोई बात नहीं है, अवनी ने अपने विचारों को पूरी तरह से छिपाते हुए कहा। वो विवान वापस आ गया है इसलिए मैं थोड़ी चिंतित हूँ। तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? उस आदमी ने मेरा इतना बड़ा नुकसान किया है, पता नहीं फिर कोई गंदी साजिश रच ना दे। अवनी ने इस बार चिंता में भरकर कहा। वह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता अवनी। इसके अलावा मेरी बुद्धि मुझे बता रही है कि उसका तुमको नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। आलोक ने पूरे विश्वास के साथ कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? अवनी ने आलोक की बात समझे बिना कहा। विवान मुझे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता है। वह मुझे दिन रात परेशान करता है। मेरे नहाने के समय की निजी क्लिप भेज रहा है। लेकिन क्या क्लिप सोशल मीडिया पर जारी की गई है? इन क्लिप की कीमत बाजार में लगभग करोड़ों रुपए होती है। आलोक ने अवनी की बात को बीच में ही कहा। और तुम देख रही हो कि तस्वीर पूरी तरह से अस्पष्ट है। कुछ जगहों पर जानबूझकर धुंधली भी की गई है। चेहरा तो दूर, शरीर भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुमको नुकसान पहुंचाना चाहता तो क्या यह मूल क्लिप को बाजार में जारी करना और तुम्हारे नाम को बदनाम करना इतना मुश्किल होता? बेनामी खाता खोलना इन दिनों कोई मायने नहीं रखता। मूल क्लिप से तुम्हारा क्या मतलब है? अवनी को बात समझ में नहीं आई। हमारी फोरेंसिक टीम द्वारा कैमरों की जांच की गई है। वो बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाले कैमरे हैं। 32 मेगापिक्सल का कैमरा। क्या ऐसा कैमरा ऐसी धुंधली तस्वीरें ले सकता है? आलोक ने अवनी को जवाब दिया। मानव मनोविज्ञान को समझो। वो नुकसान पहुंचाने के लिए तुम्हारे चेहरे की तस्वीर को किसी अन्य अश्लील छवि में बदल सकता था या मूल क्लिप को बिना एडिट किए फैला भी सकता था। विवान के पास दोनों विकल्प थे लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आलोक की बातें सुनकर अवनी चौंक गई। सच में आलोक तो सच ही कह रहा है। नुकसान पहुंचाना होता तो अब तक क्लिप बाजार में फैल गई होती। मुझे लगता है कि वह आदमी सिर्फ तुमको परेशान करने की कोशिश कर रहा है या फिर तुमसे शादी। आलोक ने एक पल की चुप्पी के बाद कहा। चैट हिस्ट्री का हर अक्षर तुम्हारे प्रति उसकी कमजोरी को दर्शाता है। ऐसे में विवान तुमको सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
इसलिए डरकर घर में रहने की ज़रूरत नहीं है। और अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तुमको किसी कारण से पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है तो उपस्थित होना। मैंने पायल को सब कुछ समझा दिया है। मुझे उम्मीद है कि वह इसे ठीक से संभाल लेगी। उफ! पायल और पायल, नाम सुनते सुनते मेरे कान सड़ गए। अवनी ने खुद से कहा। आलोक के मुंह से यह नाम सुनना वाकई मुश्किल हो रहा था। और कुछ कहना है? रात हो गई है, तुम्हें कल सुबह जल्दी उठना है। कहने की जरूरत नहीं है कि पायल के नाम सुनते ही आलोक से बात करने की इच्छा ही अचानक मर गई। एक बात और, विवान कुछ हफ्ते पहले ही बेगूसराय में था। हमें उसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन ट्रैक करने से पता चला। हालांकि हमेशा की तरह उसने घर में कहा कि वह अपने बिजनेस पार्टनर के घर जा रहा है। आलोक ने हल्की आवाज में कहा। उम्मीद है कि तुम समझ गई होगी इस बार क्यों उसने मोबाइल घर पर ही छोड़ दिया था। क्योंकि उसकी मंजिल बेगूसराय में थी। तो क्या विशाल से मिलने गया था? अवनी ने वही प्रश्न पूछा जो उसके मन में चारों ओर घूम रहा था। किसी अज्ञात कारण से उसे लग रहा था कि विशाल की कार के खाई में गिर जाना और उस दुर्घटना को फैलाना सुनिश्चित कहानी है। कार की दुर्घटना हुई या जानबूझकर दुर्घटना कराई गई, क्योंकि खाई में गिरने के बाद उसका शव नहीं मिला। और दूसरा, विवेक विशाल का अकाउंट कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर लॉगिन भी किया गया है। यह तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। चलो मैं फ़ोन रखता हूँ, गुड नाइट। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही अवनी ने मोबाइल फ़ोन को चार्जर पे बिठा दिया। अभी, क्या तुम अभी तक सोई नहीं? अवनी ताजी धुली हुई मैक्सी लेकर बाथरूम की ओर बढ़ ही रही थी कि ऐसे समय में थोड़ा शांत रहने के कारण सीमा देवी की धीमी आवाज़ सुनकर वह लगभग चौंक सी गई। कहो माँ, मैं फ्रेश होने जा रही थी, हकलाते हुए अवनी ने उत्तर दिया। अवनी को इतनी देर रात में माँ के अवांछित आगमन के कारण समझ में नहीं आया, क्योंकि रात के भोजन के बाद सीमा देवी पूजा घर में ध्यान करने में व्यस्त हो जाती है। तुम्हारी भाभी काव्या घर वापस नहीं आई। तुम्हारे भैया उसे अपने ससुराल से लाने के लिए गए थे, लेकिन उसने कुणाल का अपमान किया और उसको घर में घुसने तक नहीं दिया, भगा दिया। काव्या ने कहा है कि वह अपने पति कुणाल से डाइवोर्स चाहती है। भाभी भैया को डिवोर्स देगी? लेकिन क्यों? अचानक ऐसा क्या हुआ? दिन भर इधर उधर भटकने के बाद अवनी तरोताजा होने ही वाली थी, लेकिन अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनकर उसके पैर सीमेंट की सख्त फर्श पर चिपक गए। सीमा देवी के शब्द अभी भी कानों में लगातार गूंज रहे हैं, लेकिन अज्ञानी मन इस अंधविश्वसनीय बात पर विश्वास करना ही नहीं चाहता। अवनी इतने लंबे समय तक भैया भाभी के आपसी सम्मान और विश्वास को देखने की आदी हो गई थी। भाभी भैया के बीच वैवाहिक अनादर और भयानक झगड़े पैदा होते कभी देखा ही नहीं। सिद्धि और रिद्धि के जन्म के बाद भी दोनों के बीच प्यार स्वाभाविक रूप से बढ़ता हुआ ही देखा। तो क्या यह सब दिखावा था, या वे दोनों आपसी अभिनय को वास्तविक रूप में दिखावे कर रहे थे? अवनी ने अपने आप से कहा। अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अलग होने का फैसला करना पड़ा? मैं नहीं जानती काव्या ने कुणाल के साथ ऐसा क्यों किया। कुणाल भी कुछ कहना नहीं चाहता। घर लौटने के बाद से वह चुपचाप अपने कमरे में बैठा है। घर लौटने के बाद से उसने अपने मुंह में कुछ नहीं खाया है, यहाँ तक कि रात का खाना खाने भी नहीं आया। सीमा देवी ने चिंतित भाव से कहा। उनकी आवाज में निराशा की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से दिख रही थी। सिद्धि और रिद्धि ने कुछ नहीं कहा? अवनी ने हैरत भरे अंदाज में पूछा। काव्या ने उन्हें बाहर ही नहीं आने दिया। कुणाल अपने बच्चों को बिना मिले ही लौट आया। और तुम्हारी भाभी ने कहा है कि डाइवोर्स के बाद बच्चों को अपने पास ही रखेगी। काश दाती ना, क्या बोलते हैं, ऐसा ही कुछ बोल रही थी। काश दाती नहीं माँ, कस्टडी। अवनी ने अपनी माँ की बात को सुधारा और चुप रही। न जाने एक असहनीय दर्द से उसका सीना मुड़ गया। सिद्धि रिद्धि की बातें सुनकर उसके दिल में दर्द और भी दुगना हो गया। डाइवोर्स होने से बच्चों के सिर से पिता नामक छाया हट जाएगी, जो आसानी से कल्पना की जा सकती है। एक पिता की परछाई खोने का दर्द एक पीड़ित ही समझ सकता है। अवनी ने खुद से कहा। भतीजियों के जीवन में अपने ही जीवन के साथ एक अजीब समानता देखकर बुरा भाव बढ़ने लगा। अंतर यह है कि पिता नाम की वस्तु ने
अवनी के जीवन में स्वेच्छा से वनवास ले लिया, जबकि दूसरे मामले में पिता की ठंडी छाया दाम्पत्य समझ की कमी के कारण गायब हो रही है। बावजूद इसके कि कुणाल की ओर से मनाने की भरपूर कोशिश की गई है। दरअसल अवनी अपनी भतीजियों से बहुत प्यार करती है, भले ही उसे अपनी भाभी और भैया से बहुत नफरत थी। दूसरी ओर सिद्धि रिद्धि भी अपनी भुआ को निस्वार्थ भाव से प्रेम करती हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि परिवार की फिजूल खर्ची, संबंधों के जहरीले तत्व बच्चों के मन में अभी तक असर नहीं किए हैं। क्या तुम अभी फ्री हो अभी? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विपरीत दिशा में स्थिर खड़ी अवनी को देखकर सीमा देवी ने कहा। अपनी माँ के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर अवनी थोड़ा हैरान हुई। घड़ी अपनी समय बता रही है कि रात के 11:30 बज रहे हैं। अन्य दिनों में सीमा देवी इस समय जप और ध्यान समाप्त करके अपने कमरे में सो जाती है। वह खाना खाने और घर के कामों को संभालने के लिए सुबह जल्दी उठती हैं, इसलिए देर रात तक जाग नहीं पाती। हाँ, मैं फ्री हूँ, लेकिन तुम्हारे सोने का समय हो गया है। थोड़ी झिझक के बाद अवनी ने इस बार कहा। ऐसी कौन सी बात है जो रात को ही माँ कहना चाहती है? दिन भर की भागम भाग में उसकी आंखों पर भी थकान छा गई, लेकिन माँ को सुनने के अदम्य इच्छा को फेंका नहीं जा सकता। ना चाहते हुए भी मन में कौतूहल बढ़ रहा है, इसलिए ना चाहते हुए भी वह अपनी माँ की बात मान गई और कहा, तुम कमरे में बैठो, मैं तुरंत ही फ्रेश होकर आती हूँ। तुम मुझसे नफरत करती हो, है ना अभी? अवनी अपने चेहरा पहुँचकर अभी अभी आई ही थी कि कमरे में प्रवेश करते ही अपनी माँ की इस तरह के सीधे सवाल से वह चौंक गई। झूठ मत कहना अभी, आज मैं सच जानना चाहती हूँ। सीमा देवी की वह करुणा भरी आवाज़ बताती है कि उस छोटे से दिखने वाली महिला के मन में अभी भी कोई गुस्सा या घृणा नहीं है। अवनी के सिर में अचानक चक्कर सा आ गया जब उसने अपनी माँ को ऐसे असाधारण रूप को देखा। ऐसी महिला जो अपने अहंकार से ग्रस्त थी, देवी देवताओं और अंधविश्वास से चिपकी हुई रहती थी, वह महिला जो धमकाने और दहाड़ने की आदी थी, वह आज खालीपन की आदर्श मूर्ति लग रही थी। कहने की जरूरत नहीं है कि अवनी को इस तरह के सवाल की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी माँ के खिलाफ सैकड़ों शिकायतें होने के बावजूद भी अवनी ने अपने स्वभाव के कारण अपने विचारों को एक बार फिर से अपने मन में ही रख लिया। फिर वह आईने के सामने गई जो कमरे के एक कोने में था। अवनी ने बेचैनी से छुटकारा पाने के लिए अपने प्रतिबिंब को आईने में देखा। मन में ऊपापोह की स्थिति को देखते हुए चेहरे पर नाइट क्रीम लगाती हुई उसके हाथ कांप रहे थे। आज माँ के सामने बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो पा रही है। आंख से आंख मिलाकर ऐसा लगता है कि उसने अपनी प्राकृतिक शक्ति खो दी है। मुझे पता है, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि यह नफरत है या नहीं, लेकिन तुम निश्चित रूप से मुझे नापसंद तो करती हो। सीमा देवी ने धीरे से अपने मन की बात कही। तुम्हें विशाल से शादी करने से रोककर मैं तुम्हारी आंखों में दुश्मन बन गई थी, है ना? अभी मैं तुम्हारी शादी रोकना चाहती थी। इसकी एक वजह थी कि मैं मानती थी कि शायद वह समय शादी के लिए तुम उपयुक्त नहीं थी। जानती हो क्यों? जवानी में हर कोई प्रेम में गिरते पड़ते हैं। जवानी का धर्म भी प्रेम और कर्म भी प्रेम। कॉलेज की क्लासरूम में या सिनेमा हॉल के अंधेरे रूम में कई प्रेम कहानियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन इनकी अवधि अल्पकालिक होती है। दो नारी पुरुष एक साथ एक सुंदर लयबद्ध जीवन का निर्माण करना चाहते हैं तो केवल आंखों का नशा और शरीर के आकर्षण ही पर्याप्त नहीं है, और भी बहुत कुछ चाहिए। सच तो यह है कि जीवन में इस प्रेम को चाहने का भी एक समय होता है, क्योंकि कुछ पाने के लिए उस पाने का अधिकार को प्राप्त करना ही पड़ता है। दिल टूटने जैसी पीड़ा दूसरे और किसी बात में नहीं होती, और जीवन में घटने वाली सबसे बड़ी दुर्घटना भी यहीं से शुरू होती है, जिसका कोई अंत नहीं है। मदहोश होना भी तो होश में। इसलिए मैं तुम्हारी शादी विशाल से रोकना चाहती थी। अगर मैंने तुम्हारी सलाह मानी होती तो आज मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। विवान और विशाल मेरे जीवन में नहीं होते। अवनी ने चुपचाप अपने मन में उठे शब्दों को निगल लिया। कैसे कही कि वह एक भयंकर साजिश का सामना कर रही है। अगर माँ को पता चल गया तो वह उसे हमेशा के लिए अपने से दूर कर देगी। अनजाने में उसके सीने से एक आह निकली। फिर उसने आईने से अपनी आंखें हटा ली और अपनी माँ से कहा, मैं अपने विचारों की समानता और
आपके सोचने के तरीके में समानता नहीं देखती माँ। आपका आपके विचार, आपके संस्कार सिर्फ धार्मिक ध्यान के आधार पर हैं, जिसमें तुम हमेशा खोई रहती हो। आपके इन धार्मिक ध्यान को मैं स्वीकार नहीं कर सकती। मैं इन चीज़ों को आधार नहीं बना सकती। मुझे पता है, मैं जानती हूँ, सीमा देवी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। मुझे भगवान के जप में, ध्यान में शांति मिली है, लेकिन बहुत देर से मैंने महसूस किया कि हर किसी का स्वाद एक जैसा नहीं होता। तुम लोगों पर थोपे गए मेरे नियम असहनीय हो सकते हैं, लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव पर आकर लग रहा है कि यही संस्कार हमारी दूरी का कारण है। लेकिन यह असहनीय हो, ऐसा इरादा नहीं था मेरा अभी। मेरा विश्वास करो, तुम और तुम्हारा भाई आज भी मेरे जीवन के घेरे में हो, मेरी हर बात में, मेरे हर विचार में। सीमा देवी टूटी फूटी आवाज में लगभग फूट फूट कर रोने लगी। अपनी माँ द्वारा कहे गए अंतिम कबूलनामे को सुनकर अवनी का पूरा शरीर कांपने लगा। एक लंबे समय के बाद अवनी ने अपनी माँ को एकांकी, खुरदुरे और सूखे क्षणभंगुर लिफाफे के माध्यम से आविष्कार की। जैसे सीमा देवी अपने दो बच्चों को अपने पास रखती थी और अपने पति को खोने से पहले अपने प्यार का इजहार करती थी। अवनी और कुणाल के गाल को चूमते थे और उसके गुस्से के अभिमान को अपने आंचल में समेट लेती थी। देखते ही देखते लगभग 20 साल बीत चुके हैं। जब तुम्हारा फ़ोन बंद था अभी, तुम सोच भी नहीं सकती कि मेरा क्या हाल हो रहा था। मैं बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। मैं तुम्हारी बुआ से पूछ रही थी कि लड़की कब आएगी। वह कभी इतनी देर तो नहीं करती। तुम आलोक के साथ होने के बावजूद भी मैं चिंता में ग्रस्त थी। वह लड़का अभी भी मेरे लिए अज्ञात है। मैं बहुत गुस्से में थी, तुम्हें पता है, क्योंकि तुमने फ़ोन बंद कर दिया था। लेकिन मैं अपने दिमाग को नियंत्रित करने में अक्षम रही। लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी कि लड़की बड़ी हो गई है, अब डांट डपट करना अच्छा नहीं है। लेकिन संतान का कभी बड़ी होती है? या फिर माता पिता के अभिमान क्या सिर्फ डांट फटकार है? सीमा देवी ने लगभग अपनी बेटी के सामने रोते हुए कहा। मुझे पता है, हमारे बीच सोच में बहुत बड़ा अंतर है, अहंकार तीव्र है, लेकिन चिंता तो कृत्रिम है। आज भी दिन के अंत में मैं तुम दोनों भाई बहनों के लिए चावल की थाली के साथ इंतजार कर रही होती हूँ। कुछ भी नहीं बदला है अभी। अपनी माँ की बातें सुनकर अवनी की आंखों के कोने भीग गए। ऐसा लगता है जैसे वह अपना संतुलन खो चुकी है और पलक झपकाना ही भूल गई है। बेचैन चंचल मन बार बार अपने लड़कपन की ओर जा रहा है। सीमा देवी दोनों भाई बहनों को एक ही थाली में खाना खिलाती थी और फिर रात को, सुबह में, दोपहर में खाने खिलाने के लिए बैठ ही जाती थी। जब दोनों बच्चे अपनी किशोर अवस्था पार कर अपनी युवा अवस्था में पहुंचे तो चावल की थाली बट गई, लेकिन माँ का प्यार नहीं बटा। जब अवनी विशाल के साथ पूरे शहर में रोमांस कर रही थी, जब वह मनचाहे आदमी के रूप में मोहित हो गई, जब वह घर पर अपनी माँ की चिंताओं को भी भूल गई, तब भी सीमा देवी ने अपना धैर्य बिल्कुल नहीं खोया। वह रात में जागती रही, अवनी का घर लौटने का इंतजार करती रही। अपनी उम्र के कारण अवनी अपनी माँ के सामने उस व्यक्ति के बारे में भी नहीं बता सकी जिससे वह प्यार करती थी। विशाल के मर्दाना शरीर की गंध संग सुख अवनी के तन मन में खून चूसने वाले कीड़े की तरह लिपटती रहती थी। माँ की उपस्थिति उस किशोर लड़की के लिए फीकी पड़ गई थी, जो अपने मनपसंद प्रेमी के साथ अपना कौमार्य खो चुकी थी और अपनी सीमा को पार कर गई थी। तुम शायद नहीं जानती होगी अभी, मेरी सास ने तुमको कुणाल के स्कूल में दाखिला लेने से रोका था। कहती थी क्या होगा उसे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाकर, आखिर वह तो घर और परिवार ही चलाएगी। और भी कितनी ही चीज़ें बोला करती थी। मैं कभी भी उन दिनों को नहीं भूल सकती। साल दर साल बीत गई, लेकिन अभी भी वह सब बातें मेरे जेहन में जीवित हैं। अपनी माँ की बातें सुनकर अवनी किंकर्तव्य मूड सी खड़ी रही और गुजरे हुए दिन स्मृति में उसके लौट आए। पारंपरिक मानसिकता से चिपके हुए अवनी की दादी को उनकी इकलौती पोती की अंग्रेजी शिक्षा की मुख्यधारा से बाहर कर दी गई थी। पति के दूसरी जगह चले जाने से परिवार में भी तनाव बेवजह नजर आने लगा था, लेकिन सीमा देवी ने अपनी बेटी को जिले के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, स्कूल छुड़ाया नहीं। भले ही उनकी सास इस पर खर्च करने के लिए राजी नहीं थी, लेकिन माँ सीमा देवी कुणाल और अवनी दोनों को आत्मनिर्भर बनाने की ललक से प्रोत्साहित थी। हालांकि सीमा देवी अपनी कम शिक्षा के कारण अंग्रेजी में पारंगत नहीं थी,
लेकिन सीमा देवी लड़के और लड़कियों के बगल में बैठती थी। वह बच्चों की परीक्षा के वक्त देर रात तक पढ़ते बच्चों के लिए रात को उठकर उन लोगों को चाय और कॉफ़ी बनाकर देती थी। अवनी की याद में बिखरी हुई यादें बेतरतीब ढंग से जमा होने लगी। मन में स्मृतियों के काले बादलों के परिणाम स्वरूप वह बिना दहाड़ के ही रोने लगी। बिना गड़गड़ाहट के, जैसे बारिश आकाश को चुपचाप तोड़कर बरसने लगती है, ठीक वैसे ही। तुम्हें पता है अभी, जब तुम्हारे पिता हमें छोड़कर चले गए, मेरा एकमात्र सहारा तुम दोनों भाई बहन ही थे। मैं तुम दोनों को जकड़ कर रखना चाहती थी। तुम लोग बड़े होंगे, तुम लोगों के पास एक समृद्ध परिवार होगा, तुम लोग खुद के बलबूते पर और शक्ति अर्जित कर लोगे। मेरे अपने मन में सैकड़ों सपने देखे थे, लेकिन सोचने से ही सब कुछ नहीं होता, सब कुछ नहीं मिलता है। मेरा एक बच्चा अलगाव का दंश झेल रहा है और दूसरा बच्चा। सीमा देवी ने एक आह के साथ अपने शब्दों को रोक लिया। दरअसल तुम जानती हो, मुझे अपने जीवन साथी का प्यार नहीं मिला, इसलिए मैं अपने दोनों बच्चों को खुश देखकर अपनी खुशी खोजना चाहती थी। इसलिए ही मैंने ज्योतिषी के अनुसार शादी जैसे बड़े फैसले करने में संकोच बिल्कुल नहीं किया। माँ, अवनी ने कहा। उसकी आवाज़ आंसुओं में भीगी हुई थी। उसकी जंग लगी स्मृति में लगभग मिट चुकी धुंधली घटनाएं फिर से वापस आ गई। अवनी दिमाग में सिक्के के दूसरे तरफ के असली सच को देख रही थी। मुझे पता है कि हमारे मतभेद आसानी से दूर नहीं होंगे, लेकिन मतभेद होने पर भी दूसरों की इच्छाओं का सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें मुश्किल बहुत नहीं है। सीमा देवी ने बिस्तर से उठते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि तुम थाने क्यों गई थी। हो सकता है कि मुझको जानने का अधिकार ना हो, लेकिन अगर तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम निसंकोच होकर मुझे कहना। मैं तुम्हारे पास में थी और हूँ। चलो, रात बहुत हो चुकी है, सीमा देवी ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। अपनी माँ की बातें सुनकर अवनी ने शीशे से अपना मुंह फेर लिया और माँ को जाती हुई राह देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। क्या बात है अभी, आज तुम इतनी सवेरे उठ गई? चांदनी देवी ने सुबह 7 बजे उठकर अवनी को किचन में खाना पकाते हुए देखा। अवनी ने ध्यान से एक मध्यम आकार के कतला मछली का पेटी थाली में रखा, जिसमें पर्याप्त मात्रा में चावल थे। दही कतला की अद्भुत सुगंध भाप से भरे चावलों की महक के साथ पूरे वातावरण में फैल गई थी। लो बुआ, खाओ। अवनी ने फिश प्लेट को बुआ की ओर बढ़ाया। अवनी की माँ ने अपनी बेटी की हरकतों को चौड़ी आंखों से देख लिया। यह क्या अभी, तुम ये क्या कर रही हो? एक विधवा औरत को तुम मछली और चावल खाने को कह रही हो? उनके लिए यह स्पर्श भी निषेध है। अवनी मछली और चावल की थाली को बुआ की ओर ले जा ही रही थी कि माँ की अचानक चीख से थाली फर्श पर गिरने से लगभग बच गई। मछली भात निषिद्ध है? अवनी ने स्वाभाविक धीमी आवाज में अपनी माँ की ओर देखा और कहा। फिर तुम मछली और भात क्यों खाती हो माँ? तुम मांसाहारी का भ्रम क्यों नहीं छोड़ती? तुम्हारे लिए यह निषिद्ध क्यों नहीं है? क्या मतलब? मेरे मांसाहार से क्या दिक्कत है? दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।